स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों ये सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो इस वीडियो से जुड़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, उन सब का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतना उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने चाइनीज एक्यूप्रेशर पर किताबें लिखी और वो ट्रीटाइज के नाम से मशहूर हुई। ट्रीटाइज 1 से लेकर 24 तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने अनेक छोटे छोटे किताबें लिखी, चाहे वो थेरेपिस्ट गाइड के रूप में हो और चाहे हैंडबुक 1 और 2 के रूप में हो। इसके साथ साथ उन्होंने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के रूप में अनेक किताबें लिखी और उसके बाद संस्थान ने भी, जब ब्रह्मलीन जब हो गए तो संस्थान ने भी कुछ उनके प्रोटोकॉल्स के बेस पर कुछ सिंगल पॉइंट
ट्रीटमेंट या 1 पॉइंट ट्रीटमेंट की किताबें प्रकाशित की है। तो हम लोग ऐसी ही इस किताब पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये सारी किताबें आपको एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से मिल सकती हैं, जिनका एड्रेस है 49/24A 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज 211001। ये उसका, वहां से आप उनका ईमेल भी है, ईमेल पर भी आप उसको जाकर पा सकते हैं। उनके लिए समवाई फाउंडेशन से संपर्क करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे उस किताबों को वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से ला सकते हैं। हम लोग आज ऐसी एक किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर जो है, डॉक्टर वॉल जो जर्मनी के थे, उन्होंने जर्मनी के डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और एक्यूथेरेपिस्ट भी थे। एलोपैथ डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। उन्होंने डर्मेट्रॉन नामक मशीनरी बनाई, वो मशीन बना दिया और उस मशीन से उन्होंने टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के उन सारे पॉइंट्स का लोकेशन फिक्स कर दिया जिसको वो दार्शनिक विचार, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दार्शनिक विचार कह रही थी। तो उससे सीमेंटिंग ऑफ टीसीएम हो गई और उस सीमेंटिंग के बाद उनके पॉइंट्स, उन्होंने कुछ और मेरिडियंस के कुछ और पॉइंट्स को खोज दिया, उनको भी उन्होंने दिया, उनको 1A 1B 1C 1-1 इस तरह करके उन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे। कुछ अलग से पॉइंट बताए गए और कुछ रीडिफाइन किए गए, यानी कुछ जो पॉइंट्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बताया जा रहा था, उनको उन्होंने मॉडर्न साइंस के हिसाब से ब्रेन या अन्य चीजों पर जोड़ दिया, क्योंकि वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर भी थे, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया और उनको जोड़ दिया। वो हमारे एक्यूप्रेशर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उससे हमको बहुत सी एनाटॉमी, ब्रेन की एनाटॉमी के बेसिस पर, उसके ब्रेन की फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बेसिस पर हमको क्या हुआ, हमको समझ में आया कि ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर है। ये देखिए, ये है बुक नंबर 3, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, बुक नंबर 3, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी इन एनाटॉमी। अब एनीमिया मान लीजिए हो गई किसी को, तो LY13 सीडेशन, एनीमिया का LY13 का सीडेशन करने से एनीमिया ठीक हो जाएगी। जो पॉइंट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में अलग सिंगल पॉइंट बताए गए हैं, उनके अलावा ये पॉइंट है, वहां भी एनीमिया का पॉइंट हो सकता है, वहां के अलग पॉइंट हो। टीसीएम में उसको हार्ट का 7 पॉइंट आप कर सकते हैं, आप स्प्लीन का 3 पॉइंट टोन कर सकते हैं, किडनी का 3 पॉइंट टोन कर सकते हैं, उनके अलावा ये पॉइंट है। वहां एनीमिया UB15 में भी लगाने से टोन हो जाएगा। जहां LY13 को सिलेक्शन करेंगे, लिम्फ मेरिडियन, ये एक मेरिडियन है, ऐसे उन्होंने कई मेरिडियन, 8 डॉक्टर वॉल ने 9 मेरिडियन खोजी उन्होंने। आई ऑर्बिट मेरिडियन उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है। तो दूसरा, एब्डोमिनल वेन, पेट की शिराएं अगर ये कहीं रुक जाती हैं तो क्या होता है, आपको बहुत दर्द होता है, ठीक है, मकड़ी के जाले की तरह पेट पर बन जाएगा। तो ST33 का टोनिफिकेशन कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ये नर्वस सिस्टम पर उन्होंने खोज दिया। तीसरा, आर्म्स लिम्फ्स कंडीशन, बाहों का लिम्फ अवरोध, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम माना उन्होंने, और ये कहा सुपरफिशियल
लिम्फ के लिए लिम्फेटिक सिस्टम है, और डीप लिम्फ माने ऑर्गन का पेरेंचाइमल प्रॉब्लम के लिए है। तो उन्होंने बताया कि जो लिम्फ है उस बहुत आवश्यक है, जो उसी तरह लिम्फ आवश्यक है जैसे हमारे घर से कूड़ा करकट निकालना बहुत आवश्यक है। इट इज अ क्लीनिंग सिस्टम। तो दिस क्लीनिंग सिस्टम इज नेचुरली मोर इंपॉर्टेंट, sometimes more important, sometimes more important than nutrition. तो इसलिए आर्म्स लिम्फ कंडीशन यानी बाहों का ब्रेस्ट आप जब निकाल देते हैं डॉक्टर किसी कारणों से, कैंसरस की वजह से, तो लिम्फ कंजेशन हो जाएगा। तो ये जो है उसका सिंपल सा एक, बाह मोटे हो जाएंगे, लिम्फ मेरिडियन का 6 पॉइंट सेडेशन तो ठीक हो जाएगा। इसको लगातार बहुत दिन करना है तो ठीक हो जाएगा। फिर आर्म्स आर्टरीज, बाहों की धमनियां, अगर बाहों की धमनियों में जो आर्टरीज है उसमें कहीं रुकावट आ जाती है तो हमारे क्या होगा, शुद्ध रक्त हृदय में पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टरीज जो है शुद्ध रक्त हृदय से बाह में, आर्टरीज जो है हार्ट से शरीर को जाती है। तो यानी अगर उन्हीं में कहीं आर्म्स की आर्टरीज में कहीं आर्टरीज में रुकावट हो गई तो आपके हाथों में क्या होगा, हाथों में जो है या तो दर्द होगा, पोषण नहीं पाएगा, तो उससे दर्द होगा, बाद में आपको तो उससे झुंझुनाहट भी हो सकती है। तो LU7 को टोनिफिकेशन कर दीजिए। LU7 आपका ये पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, और ये पॉइंट ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे ऐसे आप करके यहाँ पर रखेंगे तो ये पॉइंट आपका जो आएगा वो LU7 का पॉइंट आएगा। ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और ये पॉइंट आएंगे, LU7 का पॉइंट आएगा। ये बिल्कुल लेटरल साइड से थोड़ा सा अंदर की, बस यहाँ पर आएगा LU7। ये LU7 टोनिफिकेशन से इसको ठीक हो जाएगा। LU7 should be sedated at the time of arteriosclerotic pain in the arms. LU7 should be toned in the intervening period. जब शुरू में आपको प्रॉब्लम आए तो उस समय ऊर्जा बढ़ी होती मानते हैं, तो इसको LU7 को आप सिलेट कर दीजिए। जैसे शुरुआत हुई, आज ही कोई प्रॉब्लम हुई और दर्द हो गया, तो आपको इस समय माना जाता है, एक्यूप्रेशर मानता है कि उस समय आपकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है, तो उसमें LU7 को सिलेक्ट कर दीजिए। फिर 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब थोड़ा ठीक हो जाए आप LU7 को टोनिफिकेशन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपके सर्कुलेशन का सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए आर्म्स में एक तो आपने आर्टरी देखा, दूसरा आर्म्स में नर्व देख लीजिए। तो इस नर्व में अगर नर्व सप्लाई, नर्व में क्या होता है, जो नर्व हो जाती है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो बाहर फैल जाती है। अब ये नर्व क्या करती है, ये नर्व कहीं किसी एरिया को प्रभावित करती है, इसको इनर्वेशन एरिया बोलते हैं, इनर्वेट करती है। तो वो मतलब यानी कोई आपको सूचना लाती है या सूचना देती है या कोई आदेश देती है तो वो इनर्वेशन कहलाता है। तो वो बाहों का जो आर्म्स नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नर्व सप्लाई जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्नायु शूल हो जाएगा, इसको बोलते हैं नर्व्स का पेन होगा, नर्व्स पेन, ये बहुत तेज होगा। दोनों की तुलना में अंतर ये है, सप्लाई में जो ब्लड सप्लाई में चेंज होगा, ब्लड सप्लाई में पेन होगा वो कम होता है, लेकिन जो आपका नर्व सिस्टम में होता है वो पेन बहुत तेज होता है, अनकंट्रोल्ड कह सकते हैं उसको। तो SI7 है, ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, SI7 को टोन कर दीजिए। तो ये आपका बाहों के लिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि ब्लड सप्लाई किसकी वजह से है, ब्लड सप्लाई की वजह से दर्द हो रहा है या आपको नर्व की वजह से हो रहा है, तो नर्व में आप SI7 को टोन कर दीजिए। मसल्स, कभी मसल्स की वजह से कहीं प्रॉब्लम हो तो देखिए वो भी पॉइंट लिखा हुआ SI9। अगर वो मांसपेशियों में, मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये हाथों के लिए 3 पॉइंट है। SI9 आपके मसल्स के लिए है, SI7 आपका जो है नर्व्स के लिए है, और आपको देखिए LU7 आपका
आर्म्स के लिए, तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, ताकि मसल्स में प्रॉब्लम हो तो आप SI9 लगा दीजिए, SI9 टोन करिए, आपके नर्व्स में है तो SI7 कर दीजिए, और उसमें LU7। अब आर्म के वेन्स, अब जो वेन्स माने जो शरीर से उल्टी दिशा में जाती है, यानी हार्ट की ओर जाती है, शरीर से हार्ट की ओर जाती है, वो वेन्स कहलाती है। वो डीऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, तो वो वेन्स हल्के से नीली दिखाई पड़ती है। उसको हम लोग बोलते हैं कि जब रक्त जो आर्टरीज में है वो स्कारलेट रेड है, और ये स्कारलेट पर्पल स्कारलेट न होकर के पर्पल रेड है, तो वो स्कारलेट रेड कहलाता है, और वेन्स में जो रक्त होता है वो पर्पल रेड कहलाता है, थोड़ा सा ब्लूइश उसको बोल देते हैं। तो अगर बांह की शिराओं में अवरोध हो गया, कहीं मान लीजिए ब्लॉकेज हो गया, तो रक्त हृदय में जाएगा नहीं, तो कंजेशन होगा ना, कहीं तो दर्द करेगा, कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी कोई, तो उससे LU8 टोनिफाई कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो LU8 को टोनिफाई कर दीजिए। तो अब आप देखिए LU7 और LU8 दो पॉइंट आपके पास है। LU7 आपके आर्टरीज के लिए और LU8 आपका वेन्स के लिए। तो अगर कभी आपको सप्लाई की प्रॉब्लम कहीं आती है तो LU7 LU8 दोनों को टोन कर दीजिए, तो आपका आर्टरीज और वेन्स दोनों ठीक हो जाएंगे। और आर्म से बोन सिस्टम, बाहों में हड्डियों, अब हड्डियां, बाहों में हड्डियां हैं, हड्डियां कमजोर हो गई, तो अगर ये पोषण पोषण उसको नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अब गर्दन से सप्लाई रुकी पड़ी है, तो UB11 एक बढ़िया पॉइंट है। इट इज सेड टू बी बोन मीटिंग पॉइंट। तो इस ये बोन मीटिंग पॉइंट को कभी भी आप कर दीजिए, इसको कहीं भी करना हो UB11 को, आप इसको हर जगह कर सकते हैं UB11 को, तो इसको हर जगह UB11 को टोनिफिकेशन कर दीजिए। एनोज्मिया, सूंघने की शक्ति घट रही हो आपकी, तो यह एजिंग फैक्टर में आता है। तो इसमें UB देखिए UB2A-1 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, UB2-1 लिखा, वहां UB2A-1 है, तो UB2A-1 को करिए आप। एनोस्मिया, उसको तो सिडेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। एलर्जी, अब एलर्जी मान लीजिए कहीं हुई शरीर में, तो आप AD1B को सिडेशन करिए। एलर्जी शरीर में कहीं भी हो तो AD1B जो है ये इसका वो पॉइंट है। AD1B ये इसका CMP पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। CMP फुल फॉर्म कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, और ये सारे पॉइंट जो CMP पॉइंट कहलाते हैं वो कहते हैं टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट, यानी इसी से टेस्ट भी कर सकते हैं और यही ट्रीटमेंट का आपका आधार होगा। तो AD1B को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे के पूरे एलर्जी सिस्टम जो हो गया उसको ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप इसको यूज करके देखिए, किसी भी एलर्जी में आप यूज करेंगे आपको एलर्जी दूसरे दिन ठीक हो जाएगी। एलर्जिक कोलाइटिस, अब एलर्जी जनित बड़ी आग, कोलाइटिस माने जब भी कोलोन की बात करते हैं तो कोलोन माने बड़ी आग, कोलोन कोलोन से उसका आया है, एसेंडिंग कोलोन तो वो कोलोन, एसेंडिंग कोलोन तो कोलाइटिस माने एलर्जी है, एलर्जी से जनित, एलर्जी से पैदा हुई है कोलाइटिस। अब वो कोलाइटिस में आइटिस जब भी लिखा जाएगा तो मानिए इन्फ्लेमेशन है, यानी वो अभी तुरंत एक्यूट आई है और अभी उसने इन्फेक्शन पैदा कर दिया है, तो वो आइटिस कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यांग की समस्या, शुरू में यांग की समस्या और शुरू के एक्यूट समस्या, क्रॉनिक नहीं। एलर्जी बड़ी आंत की जब हो जाएगी तो प्रदाह आ जाएगा, ठीक। एलर्जी कोलाइटिस उसको हम कहेंगे। तो फिर वही AD1, क्यों, डॉक्टर बॉल ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट रखा, उन्होंने एनर्जी सिस्टम को नीचे से ऊपर की ओर रखा। तो एनर्जी सिस्टम को नीचे से ऊपर रखने में ये फायदा हुआ कि हमको याद करने में आसानी हो गई। जो डायफ्राम से नीचे उसका पॉइंट 1, जो डायफ्राम से ऊपर गले तक उसका पॉइंट 2, और जो इस एरिया में सर वाले एरिया में उसका पॉइंट 3। तो आपको जहां देखना है कि बड़ी आंत कहां पर है, आपने देखा बड़ी आंत हमारी स्टमक उसके नीचे है, डायफ्राम से नीचे है, तो हमने AD1 कर दिया, AD1 सेलेक्ट कर दिया। तो AD1 में सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, चाहे नीचे के किडनी हो, चाहे आपका गोनाडल एरिया हो, चाहे आपका SI हो,
कुछ भी हो वहां पर AD1 को सेडेशन से काम मिलेगा। एक सिंगल पॉइंट इन सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट इन वन पॉइंट ट्रीटमेंट। ठीक। एलर्जिक गैस्ट्रोफी, एलर्जी जनित आमाशय रोग। अब गैस्ट्रिक जूस की वजह से, गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक में, तो इसलिए गैस उसको गैस उस शब्दों को हम लोगों को उस तरह समझना है, गैस्ट्रोफी यानी गैस्ट्रिक के लिए। तो गैस्ट्रिक माने गैस्ट्रिक जूस वहां निकलता है, इसलिए गैस्ट्रोफी कह रहा है। तो एलर्जी जब आमाशय वो स्टमक में होता है तो आमाशय समझ जाएंगे, गैस्ट्रोफी जहां लिखा हो आप समझ जाएंगे आमाशय की बात है। एलर्जी आमाशय की होगी तो किसी एलर्जन की वजह से हो जाएगी। एलर्जन माने कोई बाहरी जो बैक्टीरिया या बाहरी कोई पैथोजन जो अटैक कर रहा है हमारे शरीर में, उसकी वजह से होगा। या कोई बैक्टीरिया ना हो तो कोई चीज फफूंदी कुछ भी चीज हो गई वातावरण की, इवन आपका धूल भी हो सकती है, ये सब सारी चीजें, तो ये एलर्जी से ये हो गई। तो गैस होगी, अपच होगी, मिसली होगी। तो फिर वही आमाशय कहाँ है, हमारा डायफ्राम से नीचे है, AD1 सेडेशन, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखिए एलर्जीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो भी नीचे है, तो वहां भी AD1, सब जगह वहां भी कोई होगी तो जलन होगी, खुजली होगी, तो आप एलर्जी कर दीजिए, AD1 सेडेशन कर दीजिए। एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के नीचे हिस्से में जब भी होगा AD1, एलर्जी शरीर के नीचे हिस्से में किसी एलर्जन से होगी तो चर्म में होगी, आंतों में होगी, गोनाइडल मेरियम होगी, मूत्रपथ में होगी, AD1 सेडेशन, सिंपल एक ही पॉइंट। फिर आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, धमनी में कोई रुकावट आ गई तो धमनी काठिन्य बड़ी उम्र में हो जाएगा। ठीक है, धमनी काठिन्य बड़ी उम्र में होगा। सेरेब्रल इस्चीमिया, सेरेब्रल इस्चीमिया माने सिकुड़ना, जो आपके सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे तो यानी सिकुड़ जाएंगे, तो इस्चीमिया हो जाएगा, तो वहां पर सफाई नहीं मिल पाएगी किसी वजह से। हाइपरटेंशन एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, अब अगर सेरेब्रम में होगा, सेरेब्रम माने सेरेब्रम संबंधित, सेरेब्रम से, तो सेरेब्रम माने इसको हम कह सकते हैं सेरेब्रम जो हमारा बड़ा जो है बड़ा मस्तिष्क, तो बड़े मस्तिष्क में कोई चीज हो गई तो AD1C, इसका पॉइंट दिया उन्होंने, AD1C सेरेब्रल इस्चीमिया, मस्तिष्क में रक्त रुकावट, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, ये कोई भी हो, इस्चीमिया हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी हो, तो इनमें आप AD1C को सेडेशन कर दीजिए। एलर्जिक अस्थमा, अब एलर्जी से अस्थमा कोई हो गया, एलर्जन कोई आया और उसने जो है अस्थमा कर दिया। मिट्टी देखिए, धूल, धुआं, मिट्टी, परागकण कुछ भी आ गया, इसे सांस फूलना, तो अस्थमा इसी बोलते हैं। अब चेस्ट आपका कहाँ पर है, डायफ्राम से ऊपर, 82, यहाँ पर AD2 सेडेशन कर दिया उन्होंने। एलर्जी ऑफ द अपर बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग की एलर्जी इसमें हो जाए तो श्वास, इसमें हृदय भी आ जाएगा, गला भी आएगा, गर्दन भी आएगा, बांह भी आएगा, सब हो जाएगा। इसमें AD2 आपको यूज करना है। कोई भी एलर्जीज ऑफ हेड एंड फेस, अब मान लीजिए सिर और चेहरा ये वाला हो गया, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये तो AD3 का नंबर है, यानी ये दो तो यहीं तक आया, चेस्ट तक, अब ऊपर ही आ गया। एलर्जिक है फीवर, रेनाइटिस, माइग्रेन, कुछ भी हो जाए, एलर्जीज ऑफ आईज, ओरल कैविटीज, हेयर, AD3 का सिलेक्शन कर दीजिए, सिंपल सा है। बहुत सी चीजें तो एलर्जीज की वजह से होती हैं, आपको जाड़े गर्मी जहाँ चेंज हुआ उसमें एलर्जी हो गई, सर्दी गर्मी से सर्दी आने लगी एलर्जी हो गई, बारिश में हो गई तो उसमें एलर्जी हो गई, तो AD3। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, कांख में लसका ग्रंथियां, कांख में गांठें बन गई, भयंकर दर्द होने लगा। अब ये लिम्फ नोड्स है, नोड्स क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या बहुत मूल है, ये लिम्फेटिक सिस्टम ये करता है कि जब ये लिम्फ आता है तो अपने अपने इन्होंने इसको मान से आप सामान्य भाषा में मानिए तो चौकी बना रखी है। इन चौकियां क्या बना रखी है कि यहाँ पर अपनी कोई जरूरत हुई तो अपनी सेना भेज दिया, जो डिफेंस के सारे मटेरियल जो हमारे सिपाही सालार हैं उनको वहां भेज देते हैं, तो ये नोट्स होते हैं, उनमें नोट्स बना दिया, मतलब थोड़ा सा जिसको जैसे पुलिस चौकी हमने बनाया हुआ है वैसे हमारे उन्होंने चौकी बना दिया। तो इन्हीं में हमारे इन्हीं लिम्फ नोड्स में हमारे WBC के लिम्फोसाइट्स वगैरह सब रहते हैं, और वो कभी जरूरत पड़ती है तो इन्हीं से वो एंटीबॉडीज बनाते हैं,
तो लिम्फ नोड्स का बड़ा रोल है और ये हमारे सुरक्षा के प्रहरी के रूप में है, सुरक्षा की चौकियों के रूप में है। तो ये हमारे अगर ये बढ़ी है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? बढ़ने से क्या है, ये आपको संदेशा भेज रही है कि हमारी संख्या, हमारे कोई दुश्मन आया हुआ है, उसमें हमको अपनी शक्ति बढ़ा देनी है। तो उन्होंने शक्ति बढ़ा दिया। कोई घटना हो गई समाज में तो उस थाने में पुलिस की संख्या बढ़ जाती है। तो वही चीज यहाँ भी है कि लिम्फ नोड्स में कांक की लचका, एक्सलरी माने एक्सला माने एक्सलरी की कांक नोड्स यहाँ पर होती है, तो वो बढ़ जाती है। तो क्यों? गांठें बन जाती हैं तो भयंकर दर्द होने लगेगा। तो ये इसको उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं घबराना, लेकिन मान लीजिए ये किन्हीं कारणों से अधिक हो गए, गांठें बनने लगी, तो LY10A कोई चीज निकालनी है, 10A को सिडेशन। सिडेशन का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कोई जो चीज है उसको फ्लो को बाहर करना, उस फ्लो को बाहर कर देना। तो LY10A माने कोई आपका लिम्फ, कोई आपका लिम्फ जो है आपको मूवमेंट रुका हुआ है उसको बाहर कर देना सिडेशन से, तो ठीक हो जाती है। LY10A पॉइंट दिया हुआ है इसीलिए। ये ट्रिटाइज 3 में 3, 4, 5 3 किताबें हैं जो डॉक्टर वॉल के सिद्धांत पे आधारित हैं और खेमका सर ने लिखी है। ट्रिटाइज 3, ट्रिटाइज 4, ट्रिटाइज 5 आप चाहें तो उनको ले सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट नहीं है वो चाहें तो उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं और इनको पढ़ना चाहिए सब लोगों को, ताकि आप खुद अपने को थेरेपिस्ट बने। आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो ना पढ़े हो, किसी संस्थान में आपने कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप इन सब के माध्यम से भी अपने रोग का इलाज कर सकते हैं। और आपको अपने साथ साथ 10, 15, 20, 25 और भी थेरेपिस्ट निकालने हैं। जैसे आपको ज्ञान है इसके माध्यम से, वैसे आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यही खेमका सर का सपना है। ईच वन रीच वन का सपना यही है। ईच वन का ये नहीं कि आप हमसे पढ़ें तभी आप ना, आप स्वयं अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं 20-25 लोगों में। क्योंकि हमको 2 साल के अंदर 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो आप लोगों को सहायता से आएंगे। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर के जब ये मेहनत करेगा कि 10, 20, 25, 30 को बनाएगा, कुछ काबिल होंगे वो 50 बना लेंगे, कुछ काबिल होंगे 100 बना लेंगे, बस हमारा काम बन गया। तो एडेनोमास ग्रंथि अर्बुद, तो अर्बुद पिट्यूटरी थायराइड आदि ग्रंथियों में हो जाता है। ठीक है, कोई गांठ टाइप हो गई, अर्बुद हो गया सॉफ्ट नोट के रूप में। नॉन कैंसरस, इसको नॉन कैंसरस होता है। इपिथेलियल सेल्स का अर्बुद, जो इपिथेलियल माने जो बाहरी सेल होती है, जो कोई भी लेयर अंदर कोई होगी तो 2 तरह की होगी। जो कोई ऑर्गन है उसके एक तो अंदर की तरफ होगी, एक उसके बाहर की तरफ होगी, कवरिंग है, सो दैट कि वो ऑर्गन कहीं इधर उधर जाए नहीं और उसकी सुरक्षा भी है, तो सुरक्षा के लिए। तो इपिथेलियल सेल्स का बना होता है, नॉन कैंसरस होता है। इनको ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा, थायराइड ग्लैंड में होगा। तो फिफ्थ डी क्या है? फाइबर डिजेनरेशन, इनके मेरिडियन है फाइबर या फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन उन्होंने कहा था, डॉक्टर वॉल ने फाइब्रॉइड डिजेनरेशन मेरिडियन कहा था। तो इसका 1B इसका CMP पॉइंट है। तो 5D1B हम लोग बोलते हैं। इसका सिडेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 1B कहाँ? 1B के साथ साथ अगर आप पिट्यूटरी, मान लीजिए आपको मालूम होगा पिट्यूटरी में थायराइड में है, तो पिट्यूटरी थायराइड तो यहाँ है, थायराइड गले में है, यहाँ पर है, और पिट्यूटरी यहाँ है। तो फिर अगर आपको दोनों करना है तो थायराइड के लिए कौन सा यूज करेंगे? 52। और पिट्यूटरी के लिए करना पड़ेगा आपको, इसके साथ करना है 51B तो आपका है सबके लिए ओवरऑल CMP पॉइंट है, ये टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है। लेकिन एक ट्रीटमेंट और आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थायराइड के लिए सिंपल सा है, 52 देंगे थायराइड के लिए और 3 देंगे पिट्यूटरी के लिए, तो वो भी ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपका और बढ़िया हो जाएगा। एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स, एलर्जी कांड दोनों में जो, अब एलर्जी की वजह से कोई भी जॉइंट्स में कोई इरिटेशन हो गया है, तो इरिटेशन माने हमेशा इन्फ्लेमेशन के रूप में ही कोई होता है। कोई इरिटेशन हो गया, कहीं कुछ चीज आ गई तो
कोई भी आपके भी यहाँ कोई अगर कोई बाहर ही आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो इरिटेशन होता है ना, वैसे ही कोई भी चीज एलर्जी किसी किसी को जब हो जाती, जोड़ जोड़ उसके कभी एलर्जी ऐसा हो सकती है कि जोड़ों में प्रॉब्लम हो। एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स कहलाता है JD1A। JD1A ये आप उसके पॉइंट को लगा सकते हैं, 1A सिडेशन से कर देंगे। अब देखिए जब भी ये क्षोभ भूप आएगा, इरिटेशन होगा, एनर्जी हम लोग मानते हैं कि बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है। और आप समझिए कि ये जो आपका कैसे घटी बढ़ी वाले है, तो टिटाइस 16 एक बहुत अच्छी किताब है। टिटाइस 16 बहुत अच्छी किताब है। टिटाइस 7 और टिटाइस 16 एक साथ दोनों होती है। हम लोग टिटाइस 7 को तो पेड क्लासेस में चला रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर, लेकिन टिटाइस 16 पर मंडे में हम लोग देते हैं 2 घंटे, तो वो इसमें ये टिटाइस 16 पर भी चर्चा होती है। तो आप जो लोग वीडियो को सुन रहे हो वो मंडे की क्लासेस में भी इसको सुन सकते हैं कि पैटर्न कैसे है, कि हमारे कौन सी चीजों को हम समझे कि एनर्जी बढ़ी हुई है या कहीं समझे एनर्जी घटी हुई है, उसका थोड़ा सा उसमें टिटाइस 16 का जो है वो हम लोग क्लास में बताते हैं। तो दो क्लासेस होती है, एक आयुर्वेद की होती है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, और एक होती है चाइनीज की। तो उस चाइनीज में टिटाइस 16 पर अधिक जोर दे रहे हैं हम लोग। तो और इसके अलावा ये पॉइंट भी, सिंगल पॉइंट वाले भी हम लोग इसमें करते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी सुन रहे हैं। तो ये JD1A सिडेशन ठीक हो जाएगा। एंजियोमास, रक्त या लसिका वाहिनी में बनने वाली रसौली जो हमारे जाती है, कोई ट्यूब है ना, वेसल है, कोई ट्यूब है, तो उसमें कोई रसौली हो गई, कोई कोई रुकावट हुई, कहीं से रसौली हो गई, तो ये अर्बुद रक्त वाहिनी में जब बन जाता या लसिका वाहिनी में बन जाता, एंजियोमास नॉन कैंसरस होता, नॉन कैंसरस है, तो वही 51 भी। संस्थान ने इसी को फाइब्रॉइड वाले को, आगे चल के आप देखेंगे, फाइब्रॉइड वाले को फाइबर कह दिया है। तो वहां तर्क ये दिया गया है, संस्थान ने कहा है कि फाइबर, फाइबर से बनता है स्किन, स्किन से बनता है आपका कोई गांठ, ठीक, फैट जिसको बोलते हैं फैट। तो स्किन पहले फाइबर, फिर स्किन, फिर आपका गांठ हो या जिसको फैट कह दीजिए, फैट। तो ये 3 स्टेजेस बता दिया कि ये नॉन कैंसरस है। तो फिर वही ये CMP पॉइंट है, कंट्रोल एंड मेजरमेंट पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट। ये टेस्ट भी है, इसी से टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर दर्द होगा, अगर यहाँ पर आप हम लोग रोग चलाते हैं उस पॉइंट पर, तो वहां दर्द मिलेगा, और यही ट्रीटमेंट भी है। वहीं पर आप फिर चलाएंगे धीरे धीरे तो आप ठीक हो जाएगा। तो यही 51 को सिडेशन से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब पोषक तत्वों को जज्ब करने का ये काम किसका है? आपने पोषक तत्व बहुत बढ़िया ले हैं, लेकिन वो चीजें आपके आंत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेन काम तो उसका 90% काम न्यूट्रिएंट्स का, वो उसी को लेना है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डुडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। अब ये पूरा पूरा न्यूट्रिएंट्स आपने बहुत अच्छे लिए, लेकिन मान लीजिए कि जज्ब नहीं हो रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली रक्त बनना है तो नहीं बन पाएगा। तो रक्त में पोषक तत्व आएंगे, वो नहीं बन पाएगा। तो आंत का स्नायु तंत्र नियंत्रण पेरिस्टाल्टिस का है करता, यानी जो उसका स्नायु तंत्र माने नर्वस सिस्टम, इस पेरिस्टाल्टिस माने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट वाला होता है, यानी वो केचुए की तरह ऐसे ऐसे बढ़ता है। वहां 2 एक्शन होते हैं, एक सेगमेंटेशन, एक यहीं पर है मूवमेंट, और इसको सेगमेंटेशन काटते हैं। जैसे आप देखेंगे बूचर जो है किसी को काटता है तो वो तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब वो यूं यूं होती रहती है तो वो चीजें अंदर वाली वो कटती रहती है। और एक होता है मूवमेंट यूं, तो वो ये मूवमेंट ऐसे, तो ऐसे हुआ यूं, तो आगे बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है,
इससे आंतों से मूवमेंट, और बहुत धीमी उसकी गति होती है, तो धीरे धीरे करके वो, तो इसका कंट्रोलर कौन है? नर्वस सिस्टम। सभी कंट्रोलर, दो ही कंट्रोलर हमारे पास है, हम लोग जानने चाहते हैं। हमारे पास दो कंट्रोलर है, हम लोग उनके अगर नाम जानना चाहते हैं तो हम लोग समझ जाए, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। और ब्लड बनाने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ये कौन सा सिस्टम है? डाइजेशन जो करता है, उसमें डाइजेशन से शुरू हुआ, माउथ से दांत, वारा, जांत, लार, जबान, फिर स्टमक, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर एसआई के सारे पॉइंट, उसमें पैंक्रियाज, उसी में स्प्लीन, उसी में गाल ब्लैडर से आने वाला जूस, फिर उसके बाद ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर आपका जो है एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, ये सब करके अंत में आपको बाहर निकाला। तो ये जो पूरा मूवमेंट का, तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लड बनाने का काम करता है, वो ब्लड बनाता है, वो हमारा ब्लड इज द प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट जो है ब्लड है, उसको बनाने में काम करता है कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अब इसने बनाया न्यूट्रिएंट्स आ गए, ये ब्लड बना कहाँ? कैपिलरीज में। वहां पर उधर बोन मैरो ने बनाया सारे आपके रक्त कण, और रक्त कण बने, और न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ से गए ये बने, जल गया, सब गया, और अंत में जो हमारे कैपिलरीज हुई, जो भी कैपिलरी होगा, वेसल्स हुए, उन वेसल्स में जाकर रक्त बन गया, सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल करके, सारे उसके तत्व मिल करके वहां मिल गए और बन गया। उसका मूवमेंट कराने का काम, इस रक्त को, जो बने रक्त को मूवमेंट कराने का काम करता है कौन? हार्ट। और इस रक्त को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है थ्रू पोर्टल वेन, लीवर। फिर उसको हार्ट में दिया, हार्ट ने उसको सर्कुलेट कर दिया। किडनी क्या काम करती है? किडनी इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड का या अन्य चीजों का, उसको, जो पानी में घुलनशील है, उसको पानी के माध्यम से, उसको अपनी छनाई के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से उसको बाहर निकाल देती है। तो कंट्रोलर पॉइंट दो है। ट्रांसपोर्टर हमारा हार्ट है, हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग लिम्फेटिक सिस्टम। और हमारा जो कंट्रोलर सिस्टम में दो कंट्रोलर हैं, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये बड़े बड़े पैमाने पर, मतलब मोटा मोटी इसको बोलते हैं, बड़े पैमाने पर जो है मैक्रो एनालिसिस में ये हम कह सकते हैं। ऐसे तो और तमाम ऑर्गन्स काम करते हैं और सिस्टम काम करते हैं। तो अब ये भोजन को आमाशय से छोटी आंत को लाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत को ले जाता है। इट कंट्रोल द अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो TW1D एंट्रिक नर्व सिस्टम, TW। अब ट्रिपल वार्मर देखिए, ट्रिपल वार्मर क्या है? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को डॉक्टर वॉल ने एंडोक्राइन सिस्टम की मेरिडियन कहा है। तो ये ट्रिपल वार्मर हुआ ना, एंड्रिक नर्वस सिस्टम का मुख्य उपचार बनी हुई TW1D। तो TW1D को टोनिफिकेशन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको लग रहा होगा कि जो हमारा स्नायु तंत्र में हम लोग नर्वस सिस्टम पे नहीं कर पाए, TW1D ये भी कंट्रोलर है, क्योंकि ये भी तो कंट्रोलर है, ट्रिपल वार्मर। एसिड बेस रेशियो इन कोलोन, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या है वहां पर? रेशियो कोलोन में क्या है? कोलोन माने बड़ी आंत। एसिड बेस रेशियो यानी एसिड, हम लोग इसको समझें, एसिड बेस रेशियो क्या होता है? पीएच एक साइंस की भाषा में एक शब्द है, पी छोटे से एच बड़े से लिखा जाता है। इसको अगर उसकी भाषा में कहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन की कितनी पावर है, तो वही समझिए कि इतना समझने की आवश्यकता है कि पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी छोटे से लिखा जाता है, एच बड़े से लिखा जाता है। ये पीएच की एक स्केल है, 0 से लेकर के और 14 तक की। 7 जो है जल का है,
pH लेवल ऑफ वाटर इज 7 और जल जो है उदासी न्यूट्रल कहलाता है, यानी वो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। तो 7 हमारे पास बीच में स्टैंडर्ड के रूप में है, जो कहता है कि ना तो हम क्षारीय हैं और ना हम अम्लीय हैं, ना तो एसिडिक है ना हम बेसिक। तो 7 से कम जितने होंगे 0 से 7 वो होंगे एसिडिक, और 7 से अधिक जितने होंगे 8 से लेकर 14 वो होंगे बेसिक, और उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन 2। बेसिक को ही हम लोग एल्कलाइन बोल देते हैं, क्षारीय को भी हम लोग एल्कलाइन बोल देते हैं। अब ये रेशियो पूरे शरीर में, ये रेशियो कितना, ये जो नॉर्मली तीन जगह तीन जगह हमारा ये अनुपात अम्लीय होना चाहिए। पहला, लार, अगर लार में अम्लीय नहीं हुआ तो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। बाहर से भोजन में आपने खाया तो बैक्टीरिया गए, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए लार को हम लोगों को एसिडिक रखना पड़ता है, और उसका पीएच 6.3 to 6.8 होता है। अम्लीय हो गया, वो 7 से कम है। दूसरा, स्टमक में जठराग्नि है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भाषा, आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि, जठर माने स्टमक, अग्नि माने उसकी अग्नि। और अगर हम लोग मॉडर्न साइंस की भाषा में कहें तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो नॉर्मल जब निकलता है तो वो लगभग 3-4 होता है, 3-4 माने अम्लीय। और जब वो चर्निंग वगैरह कर लेता है पूरा, तो उसकी जो निकलने वाला है, जो निकलता है वो 1.2 से 2 तक का होता है, नॉर्मली 1.2 से 2 तक का, यानी हाईली एसिडिक। यही निकलता ड्यूडेनम से, तो निकलता चूंकि बहुत थोड़ा तरल होकर निकलता है, और पाइलोरस लास्ट में होता है, तो पाइलोरस जब निकलता है तो ये बहुत तेजी से निकलता है। अब उसको रोकना है। आपने देखा होगा रेलवे के ऊपर जब कोई रोड का वो बनाते हैं, कोई पुल, तो उस पुल को नॉर्मली, ये नहीं कह रहा हूं, नॉर्मली उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। क्यों टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं? ताकि कोई स्पीड से न निकल पाए, स्पीड रुक जाए। अगर वो मोड़ेंगे तो स्पीड रोकनी पड़ेगी। आप मोड़ पे स्पीड रोकते कि नहीं रोकते? तो गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड होगा, तो स्पीड पर गाड़ी, स्पीड जो है अगर 80 चल रही है तो वहां पर आपको 60 हो जाएगी। वही काम है वहां पर, आपको उसके प्रवाह को रोकना है तो एक तो दो काम करने हैं। एक तो ड्यूडेनम की दीवारें मोटी बनानी पड़ती है ताकि इसको एसिडिक, हाईली एसिडिक, और दूसरा उसको मोड़ देना पड़ता ताकि वो यहाँ पर प्रवाह धीमा हो जाए। और फिर इस एसिडिक को, तो 3 जगह एसिडिक हो गया, कहा 2 जगह हो गया। तीसरा एसिडिक होता है हमारा यूरिन। इट शुड बी अराउंड 6 से 7 के बीच में, तो 6.2 हो सकता है, 6.3 हो सकता है, ऐसे कुछ है, लेकिन 7 से कम होना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि नीचे से कोई बैक्टीरिया ना पाए, जो आए वो मर जाए। अभी तो हमारा होल है, उस होल से कोई घुसने ना पाए, और उस होल से कोई आए तो वहीं पर इस यूरिन का 3 जगह नॉर्मली अम्लीय होता है। अब क्षारीय क्या चाहिए? बॉडी का सारा पीएच 8 के आसपास होना चाहिए नॉर्मली। क्यों? इस 8 पीएच में ही एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, हार्मोन्स फंक्शन करते हैं, और एंजाइम पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स माने साइंस की भाषा में वो किसी प्रतिक्रिया में खर्च नहीं होते, वो उतना ही बने रहते हैं, केवल उस प्रतिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं। तो अगर आपका एंजाइम कमजोर है और 6 से आपका 8 से कम है, 8 नहीं है, तो वो उस प्रतिक्रिया को अपना रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो मैसेज देगा कि भाई हम नहीं काम करना चाहते।
काम ही नहीं कर पाएगा ना वो। तो इसलिए आपका पाचन गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए उसको हार्मोन्स भी, हार्मोन्स निकलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो इनकी वजह से आपका बॉडी का जो अम्लीय क्षारीय अनुपात है वो नॉर्मली आपका एल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। तो अब देखिए अम्ल क्षार अनुपात बड़ी आंत में जब अम्लीय हो जाता, अब वहां अम्लीय हो गया, तो कॉपर कोबाल्ट की अधिकता से ऐसा हो सकता है। आपने जो खाना खाया, क्या कुछ लगाया दांतों में, लगाया कुछ लगाया, कभी कॉपर लगा दिया, कभी कोबाल्ट लगा दिया, क्या कुछ ऐसी चीज खा लिया जिसमें कॉपर कोबाल्ट की मात्रा है। तमाम दवाइयां ऐसी हैं जिनमें परसेंटेज होता मालूम ही नहीं पड़ता। कालांतर में अल्सर कोलोन इससे हो जाता, कोलोन का अल्सर यानी घाव हो जाते हैं वहां। तो एलआई 1A सीडेशन, सिंपल एक बढ़िया ट्रीटमेंट है एलआई 1A सीडेशन। फिर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल ग्लैंड का TW1 प्रमुख उपचार बिंदु होता है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड माने हम लोगों ने कहा एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, तो ये किडनी के ऊपर हो गए तो TW1 आएगा कि नहीं आएगा? ट्रिपल वार्मर का 1 पॉइंट, क्योंकि डायफ्राम से नीचे किडनी भी नीचे, तो TW1। तो इसके एड्रिनल के स्राव जब घटने लगे, घट जाना स्राव घट रहा है तो उसको बढ़ाना है, तो TW1 को टोन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट आएगी वहां से, रिपोर्ट कहीं से आपको लेनी पड़ेगी। अब अपेंडिसाइटिस यानी आइटिस जब भी लिखा हो तो समझिए कि कोई इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन में 4 कंडीशन होती है। नंबर 1 सूजन होगी, नंबर 2 वहां का रंग लाल हो जाएगा, नंबर 3 जलन होगी, नंबर 4 दर्द होगा। तो ये जो चीजें हैं, शरीर जब भी कोई प्रतिक्रिया करता, जब भी कोई कहीं आया कोई और अटैक कर दिया उसने, कोई बैक्टीरिया आया, कोई चीज आई, उसने अटैक कर दिया, जैसे अटैक होता है वैसे ही हमारे पास मैक्रोफेजेस, हमारे सिपाही हैं, इसको भाषा में समझिए, जो लोग थेरेपिस्ट हैं वो तो समझ जाएंगे, जो लेमैन है वो समझे कि कोई हमारे सिपाही हैं जो रक्त में घूमते रहते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, इसको फैगोसाइटोसिस मतलब मारना, कि मारते हैं उसको। अब इन्होंने देखा कि दुश्मन की संख्या अधिक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सब द्वारपाल बैठे हुए हर जगह, इनको हम सेंसर कर सकते हैं। तो ये द्वारपाल बैठे हुए, तो इन्होंने सब, द्वारपाल माने सूचना देने वाले, जैसे दरबान होते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई ये सबको ब्रेन को खबर गई, भाई सब जगह खबर चली गई कि कोई बदमाश दुश्मन आए हुए हैं। अब इन दुश्मनों को मारने के लिए क्या हुआ, हर जगह से क्या हुआ, सारे सिपाही आएंगे। सिपाही कहाँ आएंगे, सिपाही तो रक्त में है, रक्त ही एक माध्यम है जो पूरे शरीर में घूम रहा है, रक्त तरल ही तो है तो पूरे शरीर में घूम रहा है, तो रक्त चैनल्स में है, इसी में हमारे सबसे बड़े सिपाही इसी में घूम रहे हैं। WBC है, मैक्रोफेजेस, तमाम जो जितने भी हैं, और हर जगह हर ऑर्गन्स में अलग अलग है। ये सब जगह से सुरक्षा सेना के लिए सुरक्षा तंत्र हमारा एक्टिव हो गया और वो रक्त में आ गया। तो जब उस जगह आ गया, मान लीजिए इस जगह कोई है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इस जगह सारे इधर से उधर से सब जगह से यहीं पर आएंगे ना। तो अगर किसी जगह पर आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी जगह पर 10 लोग की जगह है और वहां 100 लोग आ जाए तो स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। रक्त आया हुआ है तो रंग लाल होने लगेगा, उसमें अधिक प्रेशर पड़ रहा है, और रक्त रक्त का जो होता है वो गर्मी लाता है, रक्त गर्मी पैदा करता है ना, तो गर्मी पैदा होगी यानी जलन होगी और वहां दर्द होगा। उस जगह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जलन में, भाई उतनी जगह पर 100 लोग आ जाए, 200 लोग आ जाए तो घुटन होगी, जलन होगी, वो जलन, तो जलन भी होगा, दर्द भी होगा, सारी चीजें होगी। तो ये दर्द, अगर दर्द है तो दर्द चौथी कंडीशन है, अगर दर्द है तो तीन तीन कंडीशन पहली हो चुकी होंगी। क्लियर? तो हम लोग वही कह रहे हैं कि प्रदाह, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं।
तो अपेंडिसाइटिस, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैक बर्निंग पॉइंट पर पैदा हो गया, अब वो है उसका पार्ट है वहीं पर हो गया। तो Li4A राइट साइड में, देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है Li4A, यहां पर बैक साइड में देखिए Li4A, इसको क्या करें, सिलेक्ट कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। कितना बढ़िया पॉइंट है। और अपेंडिसाइटिस में वहां जो है टीसीएम में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उसको माना गया था। इसी ने, इस पॉइंट ने ही, जो हम ये पॉइंट नहीं डॉक्टर वाल, इसके पहले 1972 में 1972 ने इसी अपेंडिसाइटिस के पॉइंट ने ही पूरे विश्व का ध्यान चाइनीज एक्यूप्रेशर पर केंद्रित किया था। जेम्स रस्टिन नाम के एक अमेरिकी पत्रकार आए हुए थे न्यूयॉर्क टाइम्स के, उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ था और वो दर्द हुआ 1972 के आसपास। उस समय जब दर्द हुआ तो उनका वहां के लोग, उसमें जो डॉक्टर्स थे तो वो एलोपैथ अधिकांश थे वो, या तो यूएस यूके के थे या यूएसए के थे। उन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दिया, ठीक हो गया। जैसे निकाल दिया उसके बाद भी उसका 24 घंटे में दर्द नहीं कम। तो उसने कहा जो चीज निकाल दी गई अभी दर्द हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज है। उस समय प्रधानमंत्री चाउमिन लाई थे, अम्मा उससे तुम उसके वो थे सर्वे सर्वा, पोलित ब्यूरो के अध्यक्ष विजय रहेंगे। चाउमिन लाई संपर्क किया गया। चाउमिन लाई ने, यही जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, उसमें सोने और चांदी की नीडल यूज करते थे। सोने माने पीले पीले रंग की, तो सोने की अगर करेंगे तो वो बढ़ाती थी, ऊर्जा बढ़ा देती थी, और चांदी घटा देती थी। जैसे आजकल क्या करते हैं हम लोग, पीले मैग्नेट को जब रखते हैं तो पीला मैग्नेट नीचे होता है, ऊपर व्हाइट दिखता है तो टोनिफिकेशन है, और अगर येलो ऊपर दिखता है तो व्हाइट अंदर जाता है तो वो सिडेशन है। तो वही कंसेप्ट उन्होंने था, तो सोने, तो उन्होंने नीडलिंग कर दिया। नेचुरल उन्होंने चांदी वाली यूज किया होगा, सिडेशन किया होगा। और वो कुल मिलाकर के 40 सेकंड से लेकर 40-50 मिनट तक नॉर्मली होता था, वो उन्होंने कर दिया। उसके करने के बाद दर्द खत्म हो गया। जेम्स रस्टिन को लगा कि ये कौन सी थेरेपी है। हमारे सारे डॉक्टर्स जो इतने पढ़े लिखे हैं और सब माना जाता है कि दुनिया में हमने डंका बजा रखा है, वो डॉक्टर्स इसको ठीक नहीं कर पाए। उन्होंने जो है नीडलिंग करके 40 बिना किसी ऑपरेशन के, इंसर्ट जरूर किया लेकिन ऑपरेशन तो नहीं किया, बिना किसी ऑपरेशन के दिया। तो जो पॉइंट उन्होंने यूज किया था वो दैट वाज ST36.5, स्टमक का 36.5 माने 36 और 37 के बीच में, वहां पर निर्णय किया था उसने। जेम्स रस्टिन ने जो रिपोर्ट भेजी न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया कि यह थेरेपी इतनी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो इसको ओरिएंटल स्टडी कहा जाता था अमेरिका में, तो ओरिएंटल स्टडी के जो विश्वविद्यालय थे या विद्यालय थे, जो भी कह लीजिए, तो वो जो कॉलेजेस थे उनको महत्व मिलने लगा। तो पहली बार विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ था चाइनीज सिस्टम की ओर, जेम्स रस्टिन की रिपोर्ट में 1972, इसी अपेंडिक्स की वजह से। तो उसको डॉक्टर बॉल ने Li4AR राइट साइड में लगाने सिडेशन से ठीक किया, और वहां पर हम लोग ST36.5 पर सिडेशन करते हैं। आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, तो हाथों बाहों के धमनियां हमने पहले देखा हुआ था कि अगर कहीं हो जाता LU7 को टोनिफाई कर दीजिए। पहली दशा में जब शुरू में आप होता है, आपको आज कोई प्रॉब्लम हुई और दर्द हो गया, तो आप पहले दशा में आप टोन मत करिए। फर्स्ट केस में आप, क्योंकि पहले
हम लोग मानते हैं कि जब शुरुआत में कोई चीज होती है तो डॉक्टर भी, एलोपैथ डॉक्टर भी क्या करते हैं, कोई चोट लग गई तो कहते हैं कि पहले आप क्या कहते हैं, पहले आप बर्फ का सिकाई करिए। बर्फ सिकाई क्या है, बर्फ माने ठंडा करना। हमारे यांग क्या है, यांग क्या है, गर्म करना। इन क्या है, ठंडा करना। तो यांग माने अगर यांग बढ़ाना है तो टोनिफाई करना है, और ये इन बढ़ा तो वो सिलेक्शन करना है। तो वही चीज हुई कि हम इस एनर्जी यहाँ पर अधिक है, उस एनर्जी को हमको शुरू में घटाना है, 1-2 दिन कर दीजिए, उसके बाद जब 2-3 दिन हो जाए तो अब आप टोनिफिकेशन करिए ताकि एनर्जी अपनी आए। ऐसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में भी करिए, जो थेरेपिस्ट है वो सुन ले। जो जब कोई बीमारी हुई, आपका अभी सर्दी मान लीजिए आने वाली है, अचानक कोल्ड वेव्स आई और आपको दर्द हो गया, तो आप अपने प्रोटोकॉल जो बनाते हैं वो विंड हीट, हमारे यहाँ सिम्टम जो मिलेंगे विंड हीट, विंड कोल्ड के मिलेंगे। तो यानी विंड कोल्ड का हुआ, यानी विंड जो है अपने साथ हीट भी लाती है, विंड कोल्ड भी आती है, विंड कोल्ड का हुआ। तो आपने 4-5 पॉइंट है, LI4 आपने लगा दिया, आपने LU7 लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन करना है क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई है इस समय, बाहर का विंड कोल्ड आया तो एनर्जी बढ़ी हुई है, कोई भी एनर्जी आएगी तो बढ़ी हुई है, उसको आपकी बॉडी ने बर्दाश्त नहीं किया, ठंडक हो गई। तो उस समय आप सारे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपने सिलेक्ट कर दिया, 5 पॉइंट है उसके, CV17 भी है, UB12 भी है, और गवर्निंग वेसल का 16 पॉइंट भी है, ये आपने सिलेक्ट कर दिया बोथ, दोनों तरफ। अब आप वो ठीक हो गया, अब आप तो इसमें लंग्स की एनर्जी को घटा रहे हैं ना, तो इसको तो 5-6 दिन बीत जाए, जब ठीक हो जाए वो, तो उससे ये जरूर कहिए कि आप एक बार आकर दिखा दीजिएगा। क्यों, तब आपको टोनिफाई करना चाहिए लंग्स की एनर्जी को, अभी तो आपने सिडेशन किया हुआ है, टोनिफाई करना चाहिए। दिस इज प्रॉपर इलाज यही है। वो पेशेंट आपका आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है, थेरेपी यही है कि उसको आपको धीरे धीरे टोनिफाई कर देना चाहिए ताकि वो बैलेंस में आ जाए। LU9 को टोन कर दीजिए, LU9 LU11 है, 11-10-9, 8-5 ऐसे हैं, तो 11-10-9 माने उसका पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो LU9 को टोन कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे चलें। 27 एनल और रेक्टल प्रोलैप्स। अब ये जो है प्रोलैप्स माने बाहर निकलना, अपनी सीमाओं को तोड़ करके बाहर निकलना, प्रोलैप्स है। तो अब देखिए प्रोलैप्स में TCM में अगर हमको करना हो तो हम क्या करेंगे, हम स्प्लीन सिंकिंग पे करेंगे, तो वहां तो आपका प्रोटोकॉल है। ये इसको हम लोग TCM में पैटर्न ऑफ डिजीज बोलते हैं, ये पैटर्न है, ऐसे पैटर्न है, उसमें ये सिम्टम है, इन सिम्टम में हमको ये करना है। उसमें 7 सिम्टम दिए हुए हैं, अगर 4 या 5 मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए वही सिम्टम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको 7 मिले, 7 आप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन 4 अगर मिल रहे हैं 7 में से तो समझ लीजिए वही मेन मुख्य 2-3 मुख्य होते हैं और 2-3 उसके सब्सिडरी होते हैं, तो 2-3 मुख्य जो है उन्हीं पर आधार आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रोलैप्स वहां करते, यहाँ क्या उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि LI1B ऊर्जा दे रहा है। देखिए दिस इज थ्योरी ऑफ डॉक्टर वॉल, कहते हैं इसको ऊर्जा जो देने वाला काम है LI1B दे रहा है, हम LI1B को क्यों ना करें, तो LI1B को टोनिफाई कर दिया, क्योंकि वो ऊर्जा कमी से प्रोलैप्स हो गई, वहां पे तो स्पिन सिंकिंग है, सिंक कर रही ऊर्जा उसकी नहीं है, तभी वो अपनी जगह से स्पिन को रोकने काम है। स्पिन क्या काम करती है, अपने ऑर्गन को उसी जगह पर रोकने काम करती है, नहीं रोक पाई तो उसकी ऊर्जा घट गई तो खुद ही बीमार है, तो नहीं कर पाई, तो उसको टोन कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो वहां पर स्प्रिंग, यहां पर क्या है, LI1B एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया है उन्होंने कि इस द्वार को ऊर्जा देने वाले काम LI1B है, इस LI1B को आप टोन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आर्टरीज ऑफ होल बॉडी, संपूर्ण शरीर की धमनियां,
संपूर्ण शरीर की धमनियों का CI9, ये CI9 जो लोग नए हैं वो समझ लें, जो पुराने थेरेपिस्ट हैं वो समझ रहे होंगे। सर्कुलेशन मेरिडियन वही मेरिडियन है जो पेरिकार्डियम मेरिडियन है, उसी को डॉक्टर वॉल ने सर्कुलेशन कह दिया। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन का जो 9 पॉइंट है वही उन्होंने कहा। तो पेरिकार्डियम का 9 पॉइंट जो है संपूर्ण शरीर की धमनियों का प्रमुख उपचार बिंदु है। तो अगर कोई आर्टीरियल स्क्लेरोसिस है, कहीं रुकावट हो रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं गांठें बन रही, थोड़ा छोटी हो रही हैं, तो आप CI9 को, सर्कुलेशन को बढ़ा दीजिए, टोनिफाई कर दीजिए, हो जाएगा। विंड पॉइंट है, CI9 इज द विंड पॉइंट। जैसे हार्ट की जैसे होती है, वहां हार्ट में क्या है 9 8 7 4 3, तो यहाँ के 9 8 7 5 3, बस वही ऐसे ही है, ऐसे वो चलते हैं उसके विंड से, विंड, फायर और अर्थ, और फिर मेटल और वाटर। एस्थमा, मीडियास्टिनल प्लेक्सिस जब केंद्र से दूर चली जाती है, अब वो दोनों के बीच में दोनों प्लेक्सिस है, तो अस्थमा में क्या है, जो लंग्स के बीच में जो एरिया है उसको मीडियास्टिनल प्लेक्सिस, तो वो प्लेक्सिस केंद्र से दूर, मान लीजिए शिफ्टिंग हो गई किसी वजह से, तो रोगी को दबाव, ये कारण उनका उन्होंने बताया। तो इनमें बहुत बढ़िया पॉइंट है LU10D सिडेशन। प्लेक्सस माने क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, प्लेक्सस माने होता है कि जो नर्व सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे आप उसमें, नर्व सिस्टम है, जब आपका वर्टिब्री से नर्व निकलती है तो आगे पीछे दोनों तरफ से निकलती है, फिर वो आ करके पहले यूं बन जाती है, यूं जुड़ गई, और जुड़ने के बाद फिर आगे चली तो ऊपर भी आ गई, ऊपर वाली भी आ गई, नीचे इसके नीचे भी कोई है वर्टिब्री, उससे आ गई, आगे चल के इन्होंने फिर एक जाल बना दिया, और उसके बाद वो जाल फिर आगे फैल गया। तो उसमें से अब ऊपर से भी आई हुई, नीचे से भी आई हुई, यहां से भी आई, इसी से कुछ चीजें ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई, कुछ बीच चली गई, यानी कई ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं। तो ये प्लेक्सिस माने होता है बड़ा चौराहा टाइप के, बस बड़े चौराहा समझ लीजिए, जैसे आपको कोई बिजली वाला आता है जो 4 तार को यूं करता है, फिर आगे उसको जोड़ करके यूं कर देता है, मोड़ देता है, ऐसे ही। तो समझ में नहीं आता कि ये ऊपर वाले से मान लीजिए C1, मान लीजिए C2, C2 3 C4, मान लीजिएगा C3 C3 C4 C5, तो C3 वाला जो होगा C4 वाला भी नीचे वाला जाएगा, C2 वाला भी जाएगा, और फिर जाकर आगे बनेगा। तो ये फिर जाकर के C2 C3 C4 वाला में कौन सा ऊपर चला गया है, हार्ट को, कौन सा लंग्स में, ये नहीं, मतलब ये ऐसा मत सोचेंगे कोई है, लंग्स में हमेशा थोरेसिक में जाएगा, T3 T4 T5 में, उनमें से जाएगा, तो वहां पर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को वर्बेटम मत सोचिएगा कि C3 C4 तो हाथों बाहों के लिए है, वहां पर नहीं जाएगा, लेकिन लंग्स वगैरह में जाएगा, थोरेसिक का 3 4 5 यहाँ पर चला जाएगा, लंग्स हार्ट वगैरह में, तो ये है। तो हम लोग एक 30 और है, उसको भी देख लें। और आयोटिक वाल्व इनसफिशिएंसी, महाधमनी के कपाट की कोई आयोटिक वाल्व माने, आयोटा में 4 चैम्बर है हार्ट के, उसमें चैम्बर ऊपर के जो है, ऊपर वाले चैम्बर कहलाते हैं कौन से, उसको हम लोग बोलते हैं कि नीचे वेंट्रिकल्स, ऊपर का एट्रियम। तो ऊपर के 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, तो इनके बीच में वाल्व होते हैं। तो ये वाल्व हुआ, तो एक वाल्व कहलाता है आपका ट्राइकस्पिड, और एक होता है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट हार्ट में अशुद्ध रक्त होता है, उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, लेफ्ट वाला बाइकस्पिड कहलाता है। अब ये तो वाल्व हो गया, तो ऊपर से नीचे आया, फिर अब शुद्ध होने के लिए कहीं जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध रक्त आया ना, ऊपर से नीचे चला गया, अब अशुद्ध रक्त है, इसको जाना है, तो जाना है एक पल्मोनरी, बाहर हार्ट से जा रही पल्मोनरी आर्टरी, वो राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाए, कहां, लंग्स को। पल्मोनरी माने, जब भी पल्मोनरी शब्द आए तो समझिए लंग्स, तो लंग्स के लिए जा रही है वो आर्टरी, आर्टरी माने जो हृदय से रक्त ले जा रही वो आर्टरी है। लेकिन पल्मोनरी जब शब्द लिखा हो तो समझ लीजिए उसमें अशुद्ध रक्त है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नॉर्मली आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी में उल्टा होता है। फिर जब वहां शुद्ध हो गया तो वो लेफ्ट हार्ट में आएगा,
राइट में नहीं आएगा। लेफ्ट हार्ट में शुद्ध रक्त है, लेफ्ट हार्ट में आया तो यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है, ऊपर वाले चेंबर में आया एट्रियम में, फिर नीचे चला गया वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में चला गया तो वेंट्रिकल से फिर जो निकले जाएगा वो आयोटा आएगा, इसको महाधमनी बोलते हैं। तो आयोटा आएगा, आयोटा आगे जाकर 3 ब्रांच हो जाएंगे। एक ब्रांच तो पहले हार्ट को स्वयं चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो वो भी बेचारा काम नहीं करेगा। तो पहला रक्त उसने ले लिया, दूसरे रक्त की एक शाखा चली गई ऊपर ब्रेन को, और एक शाखा चली गई नीचे बॉडी को। तो ये आयोटिक वाल्व में, जो ये आयोटिक वाल्व है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो कार्डियक पेन हो जाएगा, रोगी बेहोश होने लगेगा। तो H9 का लेफ्ट की तरफ है ना, तो लेफ्ट का टोनिफिकेशन से ठीक कर लीजिए। तो हम लोग, ये चर्चा महत्वपूर्ण है और हम लोग ऐसे ही आगे चर्चा करते रहेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, ट्रीटमेंट करिए, अपना करिए, दूसरों करिए। ये किताब मिलती है, उसको परचेज कर लीजिए। इस किताब की छोटी छोटी प्रतियां हैं, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को दे दीजिए। जब कभी कोई पॉइंट आए तो आप यहीं से बता सकते हैं कि पेज नंबर 9 खोलिए, इसमें ये आपका है, और उस पॉइंट पे आप लगा दीजिए। मैग्नेट सब जगह मिल जाते हैं, टेप सब जगह मिल जाते हैं। मैग्नेट और टेप न भी मिल पाए, मान लीजिए किन्हीं दशाओं में, मान लीजिए किसी इमरजेंसी में आपको मैग्नेट टेप न मिले, आप सिंपल मेथी सीड वहां पर यूज कर सकते हैं। कोई सीड, एनी सीड, नॉट ओनली मेथी सीड, एनी सीड यू कैन यूज। तो इस तरह आप जो है इस थेरेपी को बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। और ये इसको भूमिका हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग संकल्प नहीं ले रहे हैं उनके लिए भूमिका है, जो संकल्पित हैं, जो संकल्प ले चुके हैं या संकल्प ले रहे हैं, उनके लिए संकल्प है। संकल्प थोड़ा सा कठिन है, भूमिका थोड़ा सा सरल है। तो जो जिस रूप में आप करना चाहें, कोई आवश्यक नहीं कि भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम अगर हैं तो भूमिका करिए। संकल्पित हो सकते हैं तो संकल्प लीजिए कि हमको आगे आने वाले 1-2 वर्षों में 20 लाख थेरेपिस्ट बनाने हैं। वो किसी संस्थान के वश की बात नहीं है, वो किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। हम लोग चाहे जितने महत्वाकांक्षी हो जाए, कोई नहीं कर सकता है बिल्कुल, जब तक कि पूरा एक मास मूवमेंट नहीं होगा। जिसको मास मूवमेंट बोलते हैं, ये मूवमेंट तभी होगा जब आप में से हर थेरेपिस्ट यह पूरी तरह से शिद्दत से तैयार होगा कि नहीं, हमको इस, जो खेमका सर ने जो यज्ञ यज्ञ में आहुति डाली थी, तो हमको भी उसमें उस यज्ञ में एक आहुति डालनी है। ऐसे आहुति आप डालेंगे तो बहुत दूर नहीं कि हम लोग 20 लाख थेरेपिस्ट कर पाएंगे। कोई संस्थान, कोई भी, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कोई ना बोलता हो, इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि उसमें 5-10 हजार पर ईयर से अधिक स्टूडेंट निकल पाए। और अगर नहीं निकल सकते हैं तो 10 हजार भी निकलते हैं तो 10 वर्षों में 1 लाख। हमको 20 लाख चाहिए तो 100 वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष तक कोई थेरेपी इंतजार नहीं करेगी कि क्यों? क्योंकि दूसरी थेरेपी भी स्ट्रांग होती जा रही है और उनके अगेंस्ट है। राजर्षय उनके साथ, अधिकांश के साथ राजर्षय है, राज का वो है। पावरफुल जो हो जाता है वो नेचुरली थोड़ा सा कम पावरफुल में दबाता है। तो इसलिए हम लोगों को खेमका सर के इन्हीं सपनों को पूरा करना है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। अगले, धन्यवाद।